नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से विशेष गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज है सिक्किम से संबंधित। न्यूज चर्चा में क्यों रहा? 16 मई 2020 को सिक्किम, जो कि भारत का एक राज्य है, उसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। एक्चुअली 16 मई 1975 को यह भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम के बारे में थोड़ी सी इसकी बाउंड्री लाइन को जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्थित यह राज्य, जिसकी सीमा पूरब में तो भूटान से, उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से, अर्थात ये तीन तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 1947 तक सिक्किम जो है वो भारत का एक शाही राज्य था। यहाँ पे राजतंत्र चलता था, जहाँ चोग्याल का शासन था। 1947 में अंग्रेजी शासन के समाप्त होने के पश्चात सिक्किम भारत द्वारा रक्षित किया गया। अभी पूर्ण राज्य में बना नहीं है, सिर्फ रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, संचार एवं विदेश मामले, जो तीन मामले थे, वो अपने हाथ में लिए थे। 1974 में क्या हुआ कि भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा सिक्किम ने जताई, जिसके पश्चात 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 यानी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 पारित किया गया, जिसके तहत सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया। पूर्ण राज्य नहीं, पर सिक्किम के लोगों की जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1975 में फिर जनमत संग्रह हुआ यहाँ पर, और चोग्याल के शासन को समाप्त करने के पक्ष में वोटिंग हुई। तो फिर संसद ने, जो भारतीय संसद है, उसने 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को पारित किया, और इसके प्रभावी होने के बाद सिक्किम जो है वो भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया और एक वास्तविक राज्य के रूप में अस्तित्व में है। तो इस प्रकार सिक्किम भारत का एक राज्य बना, पूर्ण राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज है 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो जिनेवा में अभी ये चल रही है। आज इसका आखिरी दिन है, 18-19 मई 2020 को WHO द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा जो है कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच मसौदा पेश किया गया। इसमें भारत ने सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में जो 62 देशों का गठबंधन है उसके समर्थन में वोट की। गठबंधन में बांग्लादेश, जापान, ब्रिटेन, तुर्की, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देश भी शामिल हैं। इस प्रस्ताव में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जो कि पेरिस में है, को संयुक्त रूप से कोविड-19 के स्रोतों को चिन्हित करने और मनुष्य में कोविड-19 के संपर्क में कैसे आया मनुष्य, उसके बारे में वैज्ञानिक तरीकों से जांच करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और क्या चीज़ें नहीं इसमें? तो इस प्रस्ताव में सभी देशों को कोविड-19 से संबंधित सटीक और पर्याप्त रूप से विस्तृत सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी को WHO के साथ साझा करने का भी उल्लेख है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि मार्च 2020 में G20 शिखर सम्मेलन में भी WHO है उसमें भारत ने सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकताओं का उल्लेख किया था। ये चीज़ें होनी चाहिए कि WHO में सुधार हो, उसमें पारदर्शिता आए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसकी बात G20 शिखर सम्मेलन में, जो कि मार्च 2020 में हुई थी, उसमें भारत ने इस मुद्दे को उठाया था। एक बात और, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी कोविड-19 से निपटने के लिए WHO की भूमिका पर कुछ क्वेश्चंस उठाए थे, और उसके बाद उसने फंडिंग भी रोक दी थी WHO की, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ। खैर, वो अलग चीज़ है, आप अपना विरोध जताएं, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में फंडिंग अभी नहीं रोकनी चाहिए थी अमेरिका को। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस प्रस्ताव को पेश करने का मुख्य कारण क्या है कि WHO ने अपने दायित्व के निर्वाह में विफल रहना माना गया, कि अभी वो अपने दायित्व के निर्वाह में विफल रहा है। 2017 में चीन की सहायता से टेड्रोस एडनॉम जो हैं, जो कि इथोपिया के हैं, ये जो WHO के महानिदेशक चुने गए हैं, इन पर भी उंगली उठी है।
ऐसा माना जाता है कि WHO ने चीन के वायरस से संबंधित दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण शायद ये और अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया इस वायरस ने, तो इसलिए भी ये विवादों में है। देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में थोड़ा सा। तो विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों से बना है। प्रत्येक देश का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक मुख्य प्रतिनिधि होता है और 2 अन्य होते हैं। इस सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से साल में एक बार होती है, लेकिन कभी कभी विशेष सत्र का आयोजन भी किया जाता है। यह सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करता है, वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है और बजट की समीक्षा और अनुमोदन करता है। ये WHO और यूनाइटेड नेशन के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 के बारे में। तो 18 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आम जनता में संग्रहालय के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक करना, कि वो संग्रहालय में जाएं, म्यूजियम्स में जाएं और अपने इतिहास को जानें, इसके प्रति जागरूक करना है। भारत में इस दिन कई सारे संग्रहालय जो होते हैं वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं और साथ ही भारत के सभी संग्रहालयों में इस दिन प्रवेश निःशुल्क होता है। लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाया है, सिर्फ ऑनलाइन सेलिब्रेशन इसके लेकर के हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन चल रहा है। एसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके तहत बताया गया है कि 40 से अधिक संग्रहालय देश में कार्यरत हैं। इस दिवस का आयोजन कौन करता है? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स द्वारा किया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इस बार की, समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश, यानी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वर्ष 1977 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कौन आयोजन करता है? ये पहले बता चुका हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा संरक्षण करने हेतु प्रतिबद्ध विश्व के संग्रहालयों एवं संग्रहालय पेशेवरों का एकमात्र संगठन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू करने का फैसला किया। कब से शुरू की जाएगी? तो 21 मई 2020 से, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि इसी दिन होती है। क्या है? 2019 में पंजीकृत और उपार्जित खरीफ रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ने की फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सहायता अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचाया जाएगा। इससे क्या होगा कि 18,75,000 किसानों को इससे लाभ प्राप्त होगा और इसके लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ऐसा कहा गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। योजना बहुत ही दूरगामी है उनके अनुसार और छत्तीसगढ़ को किसानों को लिए इस महामारी के दौर में संजीवनी का काम करेगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है कि राज्य में देसी शराब और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क लगा दिया है। देसी शराब पर 10 रुपये प्रति बोतल, जबकि विदेशी शराब पर उसकी जो रिटेल प्राइस है, फुटकर कीमत है, उस पर 10%। तो ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।